हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज देखते हैं सीटेट के पेपर 2 के सोशल स्टडी वाले पार्ट को। हम लोग इसमें सोशल स्टडी के कंटेंट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जबकि इसके पेडागोजी वाले भाग को दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं से आपका SST का कंटेंट वाला पार्ट स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियन नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? तो किस में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। इसी में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इसी कारण दिन तथा रात होता है। ठीक है, तो आर्यभट्टियम किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने सबसे पहली बार उपदेश सारनाथ में दिया था, जो आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित स्थान है। अगर यहीं पर प्रश्न बनता कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तब आपका बोध गया में सही जवाब होता। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा उन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार क्वेश्चन नंबर 46 है, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? तो किनको कहा गया है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, चोल, चेर और पांड्य राजाओं को मूवेंदार कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नंबर 47 है, रामपुरवा में मिला क्वेश्चन नंबर 47 है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना रसाड़ जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? वह मौर्य वंश के शासनकाल में बनाया गया था, जो अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था? किसने किया था? इसका सही जवाब है आपका रामानुज। किसने? रामानुज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ क्या होता है? जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ठीक है, तो वह क्या होता है? आपका अभिलेखागार होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए कथन है कि बंदगाह विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये एकदम सही जवाब है। हम लोगों ने जो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, उसी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक उसका क्या था? वफादार गुलाम था जो काफ़ी प्रशिक्षित था। ठीक है, जो आगे चलकर भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो ये सही है। दूसरा है कि बंदगाह पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और उन पर निर्भर हो सकते थे। तो यह गलत है। जबकि बंदगाह क्या होते थे? वह पूरी तरीके से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे और उनके मालिक जो सुल्तान होते थे वह उन पर विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है, जबकि बी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया?
तो किसने किया था? वह है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन नंबर 3 क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डिगामा दोनों ही साथ में चले थे भारत की खोज के लिए, जिसमें से वास्को डिगामा ने तो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचकर भारत की खोज कर ली, किंतु कोलंबस अपने मार्ग से भटक गया और यह अमेरिका पहुंच गया और इसने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो किसने किया था? यह चेर राजवंशों ने किया था। चेर राजवंशों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। क्या कारण था? तो इसका प्रमुख कारण था असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेश वन कानूनों का विरोध। एक कानून आया था कि असम में जितने भी आदिवासी वहाँ पर निवास करते थे उनको वह जगह खाली करना था, किंतु इन्होंने उस कानून का विरोध किया था, जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ था? विद्रोह हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन का क्यों विरोध हुआ था? इसका प्रमुख कारण था इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। भारतीय इस बात से खपा हुए थे कि जब यह भारत के लिए क्या कर रहा है, साइमन कमीशन जो भेजा जा रहा है, जब भारत के लिए ही कानून बनाया जा रहा है तो इसमें कोई भारतीय क्यों नहीं है? जब भारतीय नहीं है तो भारतीयों को समझ कहाँ से पाएंगे? तो अंग्रेज केवल कानून क्यों बनाए? इसलिए इसका क्या हुआ था? विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ आंदोलन दिया गया है, दूसरे तरफ उसके सुधारक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक साल ट्रिक लगाते हैं, अगर क्योंकि सबको ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों याद हो सकता है कि देखिए आपको कोई एक भी याद रहेगा, तभी अगर उससे भी काम बन सकता है, तो चारों का पता होना कोई खास मतलब कि ज़रूरी भी नहीं है। देखिए जैसे कि रामकृष्ण मिशन का हम लोग पता है कि इसके सुधारक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। यानी कि सी का क्या होगा? पहला होगा। तो देखिए सी का पहला किस में है? तो केवल दूसरे में ही सी का पहला मिल रहा है, यानी कि हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस आधार पे हम लोग और को भी मिला लेते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? चौथा। तो ब्रह्म समाज का किसने कौन सुधारक था? केशव चंद्र सेन थे। इसके और एक प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, उन्हीं का इसका वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन। ठीक है, बी का तीसरा युवा बंगाल आंदोलन कौन? हेनरी लुइस विवियन डी रोजियो। ठीक है, ये समाज सुधारक थे इसके। जबकि अलीगढ़ आंदोलन के कौन थे? सैयद अहमद खान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो वह आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। वह चाहते थे कि जितने भी तेलुगु बोलने वाले नागरिक हैं उनका एक अलग से राज्य गठित किया जाए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता की हिमायती इनमें से कौन थे? तो वहाँ आपके कौन थे? मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। वह वहादत ए दीन, जिसका अर्थ होता है सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? तो वह प्रमुख अक्षांश आपका कौन सा है? कर्क रेखा। अगर हम यहाँ पर क्या करें, ग्लोब बनाएं और यहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरता है, तो यहाँ पर हमारा प्यारा भारत होता है। ठीक है, और यहीं से होकर क्या होता है, इसके बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तर में क्या गुजरता है? आपका कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो भारत के बीचों बीच से होकर कौन सा गुजरता है? आपका कर्क रेखा गुजरता है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ही पृथ्वी दिन की परिभाषा है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। वही वाला ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। देखेंगे अगर कोई एक भी हमें आता है तो उसके आधार पे भी हम सही जवाब ढूंढ सकते हैं। जैसे बबुल क्या होता है?
कटीली झाड़ियाँ होती हैं। तो देखिए सी का कौन सा है, दूसरा, सी का दूसरा किस में है, तो सी का दूसरा आपका इसमें मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी आधार पर देखिए ये यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन का क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी कि महोगनी। ठीक है, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का क्या हो जाएगा, बी का कौन सा है इसमें, चौथा, तो आपका साल हो जाएगा। और मैंग्रोव वन क्या हो जाएगा, सुंदरी। यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, यह आपके अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कि कोष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ये एकदम सही बात है। अगर हम यहाँ पर ग्लोब बनाएं, ठीक है, यहाँ पर हमारा विषुवत रेखा होता है, तो यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा ही पड़ती हैं, सीधी पड़ती है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी गर्म होता है। तो यहाँ से हमारी जो गर्म महासागरीय धाराएं वो क्या होती हैं, भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है और किधर बहती हैं, ध्रुवों की ओर। इधर हमारा ध्रुव होता है, तो ये सही है। दूसरा है कि शीत यानी कि महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं, यह गलत है, बल्कि ये कहाँ उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जल ले जाती हैं, तो ये सही है, जबकि बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि ये सही है और बी गलत है। 64 है कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, तो ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है, नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, यही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65 फिर से मिलान करने वाला आ गया है, वही वाला ट्रिक हम लोग फिर से यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमको क्या पता है, जैसे कि बहिर्भेदी आग्नेय सेल, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आपका आ जाता है बेसाल्ट। ठीक है, तो देखिए बी का तीसरा किस में है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 सही है। और अंतर्भेदी आग्नेय सेल के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, आग्नेय यानी कि ग्रेनाइट आ जाएगा। और फिर अवसादी सेल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सी का दूसरा बलुआ पत्थर आ जाएगा। और कयांतरी सेल के अंतर्गत आपका चूना पत्थर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है, तो कहाँ पर चलती है आपका चिनूक, तो यह आपका प्रेयरी में चलता है। कहाँ, प्रेयरी में चलता है। और प्रेयरी कहाँ है, कनाडा में। ठीक है, प्रेयरी कहाँ है, कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 67 है। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोग 2018 का पेपर चालू कर रहे थे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सीधा। तो इसका सही जवाब है वायुमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। इसी के अंतर्गत आपका आयन मंडल पाया जाता है जहाँ पर रेडियो तरंगे प्रसारण होती हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसका एक किस्म है, तो यह जूट का एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 69 है। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, तो जनसंख्या घनत्व होता है आपका पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्वायरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है, तो यह आपका लघु आकार स्मॉल स्केल के अंतर्गत आता है। टोकरी बुनाई यह इसी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 72 है। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, तो आइए चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं और सही आंसर का पता लगाते हैं। पहला है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो सही है आपका। जैसे उत्तर कोरिया में किम जोंग की सरकार है, ठीक है, वह तानाशाह सरकार के अंतर्गत आता है। वहाँ पर किम जोंग चाहे जो भी निर्णय ले ले, उसके लिए उसे किसी को किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, यही गलत जवाब है। और हमको गलत जवाब ही खोजना था, तो यही हमारा सही होगा, क्योंकि तानाशाही सरकार में तानाशाह कोई भी निर्णय ले ले तो लोग उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते। तीसरा है कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते, सही बात है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में नहीं होती है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है।
कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो यह कावेरी नदी पर बनाया गया बांध है। 74 है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो जब यह अधिकार अधिनियम नहीं आया था उसके पहले जब पिता की मृत्यु होती थी तो उसका जो धन है संपत्ति है उसके पुत्र को मिलता था, किंतु उसके बाद 2005 में यह अधिनियम आया। इसके बाद जब पिता की मृत्यु होती है तो उसका जो धन है संपत्ति है वह उसके पत्नी पुत्र तथा पुत्री सब में समान रूप से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? तो किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। 76 है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती हैं, तो जी नहीं, बल्कि जिला पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती हैं, जबकि जनपद पंचायत आपके प्रखंड स्तर खंड स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती हैं। दूसरा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है, यह सही है, यानी कि एक गलत है और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार की विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। जी नहीं, केवल केंद्रीय नहीं बल्कि राज्य सरकार के भी विभाग से वह सूचना को प्राप्त कर सकता है RTE के तहत। बी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। जी नहीं, वह एक साधारण सा एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भी सूचना को प्राप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों ही हमारा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो वह थी आपकी रुकैया सखावत हुसैन। आइए क्वेश्चन नंबर 79 है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो वह लिखा है आपके ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 80 है भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। जैसे अगर आपने हाई कोर्ट में केस लड़ा है और वहाँ के आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और आप केस हार चुके हैं तो इसका अपील आप जाके सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा आपको अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है, वही आपका कार्यपालिका अंग कहलाता है। आइए 82 देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, कि अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उस दौरान वह आपसे किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है और 24 घंटे के भीतर उसे आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो वह होता है आपका प्रधानमंत्री। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ।